हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 2 बिग ब्रदर। ये स्टोरी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बहुत ही महान लेखकों में से एक हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, जैसा कि नाम ही है बिग ब्रदर, तो ये स्टोरी दो भाइयों की है और नैरेटर छोटा भाई है जो अपने बिग ब्रदर के बारे में हमें नैरेट करता है। स्टोरी तो बहुत ही सिंपल सी है, फिर भी वी शुड नो सम ऑफ द वर्ड्स। अगर हम इन वर्ड्स की मीनिंग देख लें तो हमें स्टोरी को समझने में ईजी होगा। तो फर्स्ट वर्ड इज़ एडिफिस विच इज़ अ नाउन, और एडिफिस का मतलब है अ लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग, मतलब बहुत ही विशाल इमारत। Next is dammer. Dammer is a word meaning to say that you do not agree with something. ये कहना कि आप किसी बात से सहमत नहीं हैं, इस चीज़ को डैमर कहते हैं। Next is acknowledgement. Acknowledgement is a noun meaning an act of accepting that something is true. किसी बात को मान लेना कि हाँ ये सही है, इसे ही कहते हैं acknowledgement. Next is schedule. Schedule is a noun meaning a plan that lists all the work that you have to do. Planning, हम क्या करते हैं उस चीज़ की लिस्ट को, उस प्लानिंग को शेड्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट इज पुट ऑन एयर्स। पुट ऑन एयर्स एक ईडियम है मीनिंग टू बिकम हॉटी, मतलब घमंडी हो जाना। पुट ऑन एयर का मतलब होता है घमंड से भर जाना। नेक्स्ट वर्ड इज collided. Collided is a word meaning hit by accident. किसी दुर्घटनावश टकरा जाना। जब कोई भी दो चीज़ें आपस में टकराती है तो हम उसे collided कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज mortified which is a word meaning made to feel very ashamed. किसी को लज्जित करना या उसे शर्मिंदा करना, अपनी बातों से या अपनी किसी भी तरह से उसे कहते हैं मोटिफाइड। तो अब हम लोग रेडी हैं बिग ब्रदर की स्टोरी पढ़ने के लिए। लेट अस स्टार्ट। देयर वॉज एन एज डिफरेंस ऑफ 5 years बिटवीन माई बिग ब्रदर एंड मी। मेरे बड़े भाई और मेरे बीच कितने ईयर्स? 5 years का डिफरेंस था। However, he was only 3 years senior to me in school. लेकिन स्कूल में बड़ा भाई जो है सिर्फ 3 साल के लिए ही उससे आगे था। Both of us started school at the same age, but my brother believed in taking his studies slow and steady. तो दोनों का एडमिशन एक साथ ही हुआ था, दोनों ने साथ साथ स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन नैरेटर कह रहे हैं कि उसके बड़े भाई का मानना था कि पढ़ाई को बहुत ही आराम से, स्लो एंड स्टीडी, बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ना चाहिए। Since he wanted to lay a solid foundation, he took 2 to 3 years in each class to do complete justice to his studies. और यही कारण है कि उसके भाई को 2 से 3 साल लगे हर एक क्लास को कंप्लीट करने के लिए। शायद वो ऐसा समझते थे कि एक सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए, यानी मजबूत नींव। अब अच्छे से पढ़ेंगे 2 साल 3 साल तक एक ही चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे तो हम उसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे नैरेटर ने इस तरह से यहाँ पे एक कमेंट किया है कि वो कहना नहीं चाहते कि उसके बिग ब्रदर जो है पढ़ने में थोड़े स्लो थे, तो इसीलिए इस बात का यूज़ किया गया कि ही वांटेड। बट ऐसा हो नहीं सकता कि हर साल कोई एक ही क्लास को 2 से 3 साल पढ़े। तो मे बी इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन कि शायद बिग ब्रदर पढ़ने में थोड़े कमज़ोर थे, तो उनको क्लास को पास करने में, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने में वक्त लग रहा था। द फाउंडेशन आफ्टर ऑल शुड बी स्ट्रांग फॉर द एडिफिस टू एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना। तो यहाँ नैरेटर कहते हैं आखिर फाउंडेशन को, नींव को, जो बेस होता है उसे फाउंडेशन कहा जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग तो होना ही होगा क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी सी इमारत बनती है, एडिफिस बनता है, और उसे सहना पड़ता है। एट दैट टाइम आई वॉज 9 एंड ही वॉज 14.
उस वक्त मैं केवल 9 वर्ष का था और मेरे बड़े भाई 14 ईयर्स के, 14 साल के। He had the right to supervise and instruct me, and I was expected to abide by his orders without demur. उनको मुझ पर सुपरवाइज करना, सुपरवाइज मतलब देख रेख करना, एंड इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है आदेश देना। तो बड़े भाई का पूरा राइट था, हक बनता था कि वो अपने छोटे भाई पर छोटे भाई को आदेश दे और उसकी देखभाल करे, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सारी कुछ का ध्यान रखे। और छोटे भाई को माना जाता है कि वो अपने भाई की सारी बातें माने बिना इनकार किए। My brother was studious by nature. मेरे भाई जो है, भाई या हिंदी में तो भैया कहते हैं, वो स्टूडियस बाय नेचर, वो पढ़ने में काफ़ी, स्टूडियस का मतलब है जो हमेशा पढ़ते रहे, तो पढ़ने में उनको बहुत ही मन लगता था। मोस्ट ऑफ द टाइम ही वुड हैव अ बुक ओपन इन फ्रंट ऑफ हिम। अधिकतर समय उनके सामने हमेशा एक किताब खुली पड़ी होती थी। At times, he would relax by scrolling pictures of birds, dogs, and cats in the magazines of his notebook. और जब तब वो रिलैक्स करते, आराम करते थे, तो उस वक्त वो बर्ड्स के, डॉग के, कैट के, मतलब अलग अलग चीज़ों के पिक्चर्स को स्क्रॉल करना मतलब देखते जाना, वो उनको मैगजीन्स में देखते जाते थे। सॉरी, नॉट मैगजीन, इट इज़ मार्जिन ऑफ द नोटबुक। वो नोटबुक के मार्जिन में जो बने होते हैं उनको देखते जाते थे। आई हैव सीन माई ब्रदर राइट अ नेम, वर्ड और इवन अ सेंटेंस अप टू 10 और 20 टाइम्स। मैंने अपने भाई को एक नाम, एक वर्ड और कई बार तो सेंटेंस को 10 टाइम्स या 20 टाइम्स, यानी काफ़ी बार बार लिखते हुए देखा। इन कॉन्ट्रास्ट आई हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़। और जस्ट इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसका उल्टा, मुझे तो स्टडीज़ में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल रुचि नहीं थी। टू सिट विद अ बुक फॉर एन आवर वॉज एन ऑर्डर फॉर मी। एक बुक लेकर 1 घंटे के लिए बैठना ही मेरे लिए बहुत ही कठिन था। ऑर्डर का मतलब होता है मुश्किल। गिवन अ चांस I would slip out of the hostel and go to the field to play marbles or fly kites with my friends. अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो फट से हॉस्टल से भाग जाऊं फील्ड में, और वहाँ पे मैं मार्बल्स जो क्या आप कहते, कंचे कहते हैं उसे हिंदी में, सो मार्बल्स से खेलूं या फिर काइट फ्लाई करूं अपने फ्रेंड्स के साथ। Of course, these acts of mine were met with great disapproval by my brother. सही है, ये सारे एक्ट, ऐसी चीज़ें जो नैरेटर करते हैं, इन चीज़ों को उसके ब्रदर बिल्कुल भी डिसअप्रूव करते हैं, मतलब मानते नहीं हैं, उन्हें ये सब नहीं पसंद। His first question would be, Where were you? तो जब वो ऐसा करे उस वक्त उनसे क्या क्वेश्चन किया जाता है? Where were you? तुम कहाँ थे? ये बिग ब्रदर अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं। It was always the same question in a similar tone and I always had the same reaction, silence. हमेशा की तरह उनके भाई एक ही क्वेश्चन और एक ही टोन में, यानी एक ही तरीके से पूछते हैं, और उसका आंसर, उसका रिएक्शन भी जो है नैरेटर बिल्कुल एक ही तरह से देते हैं, दैट इज़ साइलेंस, चुप रहकर। I failed to understand why I could not tell my brother that I was playing. अब ये तो नैरेटर को भी नहीं पता चलता कि क्या कारण है कि मैं ये जवाब ही नहीं दे पाता, मैं कभी अपने भाई को कह ही नहीं पाता हूँ कि मैं खेल रहा था। इतना सिंपल सा तो आंसर है। माई साइलेंस वॉज लाइक एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ माई गिल्ट। मेरा चुप रहना इस बात को दर्शाता है कि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। एक्नॉलेज मतलब मान लेता हूँ। माई ब्रदर वुड बिगिन, और इसके बाद भाई का कहना शुरू होगा, वॉट इज़ इट? If this is your way to study English, you will be doing it for the rest of your life. अगर तुम इसी तरह से इंग्लिश पढ़ते रहे तो शायद तुम्हें पूरी लाइफ यही करना पड़ जाए। One cannot learn English so easily. कोई भी इतनी आसानी से इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। You have to give your days and nights to master the subject. तुम्हें अपने पूरे दिन और रात देने पड़ेंगे इस सब्जेक्ट यानी इंग्लिश में अच्छे होने के लिए। Even then, you would only acquire a bit of the language.
और इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा बिट मतलब एक थोड़ा सा टुकड़ा ही मिलेगा इस लैंग्वेज का। मतलब अकॉर्डिंग टू बिग ब्रदर इंग्लिश काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है और उसे बहुत ही डिवोशन चाहिए। डू यू नो इवन ग्रेट स्कॉलर्स कांट राइट प्रॉपर इंग्लिश मच लेस बी एबल टू स्पीक इट। क्या तुम्हें पता है कि जो स्कॉलर्स हैं, महान लोग जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, उन लोगों को भी ठीक से इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश लिखना इतना कठिन है, मच लेस बी एबल टू स्पीक इट। अब बोलने से भी कम आता है लिखना। यू शुड लर्न फ्रॉम मी, तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। आई डोंट अटेंड शोज इन कार्निवल्स, तुम देखते हो मैं किसी भी शो में या किसी कार्निवल में, किसी फेस्टिवल में नहीं जाता। आई नेवर गो टू क्रिकेट एंड हॉकी मैचेस, मैं कभी क्रिकेट या हॉकी के मैचेस देखने भी नहीं जाता। ऑल आई डू इज़ कीप स्टडिंग ऑल द टाइम एंड इवन देन इट टेक्स मी मोर देन 2 years इन ईच क्लास। तुम मुझे देखो, मैं हर वक्त पढ़ता रहता हूँ, फिर भी 2 साल लग जाते मुझे एक एक क्लास को समझने में। हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू डोंट स्टडी, तुम जब पढ़ोगे ही नहीं तो तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो कि तुम आगे इस स्टडीज़ को पास करके नेक्स्ट क्लास में जाओगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग आवर फादर्स हार्ड अर्नड मनी, तुम सिर्फ हमारे पिता के हार्ड अर्न मनी यानी काफ़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा धन बर्बाद कर रहे हो। सच अ स्कोल्डिंग वुड इनएविटेबली रिड्यूस मी टू टीयर्स, और बड़े भाई की इस तरह की डांट से नैरेटर की आंखों में आंसू आना तो संभव है, ये तो पक्का है। आई वुड फील लो एंड थिंक ऑफ रनिंग होम फ्रॉम स्कूल, और उस वक्त इनको ऐसा लगता है जैसे कि वो वहाँ से भाग जाएं और अपने घर चले जाएं। However, after an hour or so, I would gain control over my emotions and resolve to study hard. फिर भी लगभग 1 घंटे के बाद नैरेटर को खुद को कंट्रोल करना ही पड़ता है, अपने इमोशंस को काबू में लाना पड़ता है और फिर वो बैठकर पढ़ना शुरू करते हैं। I like to draw up a schedule. मुझे शेड्यूल बनाना, प्लान बनाना अच्छा लगता है। I would leave out the word play from the timetable and write it there. Get up at the crack of dawn, freshen up, eat a snack and study. From 6 to 8 o'clock, English, 8 to 9 o'clock, arithmetic, 9 to 30 minutes past 9 o'clock, history, then meal time and school. तो नैरेटर का कहना है कि मुझे शेड्यूल बनाना बड़ा अच्छा लगता है और मैं उस शेड्यूल में अपने टाइम टेबल में इस गेम या प्ले खेल का तो नामो निशान ही ना डालूं। तो वो ऐसा ही एक टाइम टेबल बनाते हैं जैसा कि क्रैक ऑफ डॉन, सवेरा होते ही, भोर जिसे कहते हैं, मतलब सूरज की पहली किरण आई और उसके साथ ही वो उठ जाए, फ्रेश हो जाए, थोड़ा स्नैक लें, फिर स्टडी करना शुरू। और स्टडी का भी टाइम उन्होंने लिखा है 6 to 8 o'clock इंग्लिश पढ़ना है, 8 to 9 अर्थमेटिक मतलब मैथ्स, 9 to 30 मिनट, 9 o'clock से 30 मिनट्स पास 9 मतलब 9:30 बजे तक हिस्ट्री, और फिर उसके बाद कुछ खाना है, स्कूल जाना है। तो इस तरह का टाइम टेबल वो बनाते हैं। तो टाइम टेबल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सी, आफ्टर स्कूल वुड बी ज्योग्राफी फ्रॉम 4 to 5 o'clock, ग्रामर फ्रॉम 5 to 6 o'clock, देन a 30-minute walk, followed by English composition at 30 minutes past 6 o'clock, then dinner, translation from 8 to 9 o'clock, Hindi from 9 to 10 o'clock, from 10 to 11 o'clock was time for miscellaneous exercises and then sleep. तो यू कैन सी कि कितना टाइट शेड्यूल बनाया है। स्कूल के बाद भी ज्योग्राफी का टाइम है 4 to 5 o'clock शाम को, फिर ग्रामर पढ़ना है 5 to 6 o'clock, फिर 30 मिनट्स के लिए एक वॉक लेना है, और फिर इंग्लिश कॉम्पोजिशन करना है फॉर 30 मिनट्स, और उसके बाद फिर डिनर के बाद फिर से पढ़ाई करनी है 8 to 9 o'clock, ट्रांसलेशन करना है हिंदी के लिए 9 to 10 और 10 to 11 o'clock है बाकी जो बच गए कुछ एक्सरसाइजेस उनके लिए, और फिर जाकर सोना है। तो ये शेड्यूल तैयार किया है बिग ब्रदर ने नहीं, नैरेटर ने। देखते हैं क्या वो इसे फॉलो कर पाते हैं। However,
As we all know, it is one thing to draw up a schedule and quite a different one to follow it. लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि एक शेड्यूल बनाना आसान है, अलग बात है, और उसे फॉलो करना, उस पर अमल करना, उसका पालन करना दूसरी बात. आई कुड नॉट फॉलो इट फ्रॉम द फर्स्ट डे. मैं तो उसे पहले दिन से ही फॉलो नहीं कर सकता. The vast green playground, the cheers in the football field, the speed and flurries of the volleyball game beckoned me irresistibly. इनका कहना है कि ये टाइम टेबल तो बन जाता है, लेकिन उसके बाद उसे फॉलो तो मैं कभी नहीं कर सकता, फर्स्ट डे भी नहीं. ये जो बड़ा सा वास्ट ग्रीन प्लेग्राउंड है, बड़ा सा प्लेग्राउंड, वहाँ पे जो फुटबॉल फील्ड है और वॉलीबॉल गेम, ये सारी चीज़ें मुझे जो है बिल्कुल बेचैनी से मुझे अपनी ओर खींचती हैं. द मोमेंट आई रीच द प्लेग्राउंड आई forgot everything, my resolve, my timetable and the books that strained my eyes. प्लेग्राउंड पहुँचते ही मैं सब कुछ भूल गया कि मैंने क्या क्या अपने साथ वादा किया, टाइम टेबल बनाया, और वो जो बुक जिसने मेरी आंखों को स्ट्रेन कर दिया, एकदम खिंच जाना, दर्द हो जाना, इन सारी चीज़ों को वो भूल जाते हैं. When it was time to return to the home, I was always filled with dread. अब जब इतना करने के बाद रूम वापस जाने का समय होता है तो वो उस टाइम ड्रेड मतलब डर जाते हैं. I would try to avoid him as much as possible, hoping to get away from his summons and scolding. However, he always spotted me. उसके बाद पता है कि वापस जाएंगे तो बिग ब्रदर से तो मुलाकात होनी ही है, और वो क्या करेंगे, उसे डांटेंगे, समझाएंगे. तो इस चीज़ से वो भागना चाहते हैं, वो हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है. उनके समन का मतलब होता है प्रवचन देना, अच्छी अच्छी बातें बताना. तो बिग ब्रदर के समन और स्कोल्डिंग, डांट से बच के वो भाग नहीं पाते, क्योंकि हर बार ये पकड़े जाते हैं. The annual exams came and even this year my brother failed. अब फिर से एनुअल एग्ज़ाम आया और बिग ब्रदर जो है फेल हो गए. आई वॉज प्रमोटेड एंड वॉज फर्स्ट इन माई क्लास. और नरेटर सिर्फ पास ही नहीं हुए, वो अपनी क्लास में फर्स्ट भी आते हैं. देयर वॉज नाउ ओनली 2 years ऑफ डिफरेंस लेफ्ट बिटवीन अस. अब उन दोनों की क्लास में सिर्फ 2 साल का अंतर बचा था. आई फेल्ट अ लिटिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और शायद इस वक्त नरेटर को खुद में कुछ घमंड आ जाता है. माई ब्रदर्स इन्फ्लुएंस ओवर मी वुड सून बी ओवर. उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो मेरे बिग ब्रदर का इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर, वो हर वक्त मेरे पे हावी होते हैं, तुम्हें ये करना है, वो करना है, अब वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो फिर से फेल और ये पास, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है. तो जब अगर वो दोनों सेम क्लास के हो या एक या 2 क्लास ही आगे पीछे हो, तो शायद बिग ब्रदर उसे कुछ ना बोल पाए. आई बिगैन टू प्ले फ्रीली इन द प्लेग्राउंड. बस इसी बात को जानकर वो प्लेग्राउंड में आराम से बिल्कुल खेलते रहते हैं. वन डे आई हैड स्पेंड द मॉर्निंग प्लेइंग स्टिक बॉल एंड केम बैक एट लंच टाइम. और फिर एक दिन ऐसा ही होता है कि वो सवेरे गेम से खेलते खेलते दोपहर को लंच टाइम वापस आते हैं. ही सेड इन अ शार्प टोन, I know you have passed this year and even topped your class, but I also see that you are putting on airs. Let me tell you, even great men live to regret their pride. It is easy to pass an exam, but it is really difficult to develop your mind. तो अब वापस आते ही नरेटर को अपने बड़े भाई की डांट सुननी पड़ जाती है, और वो क्या कहते हैं बिल्कुल एक शार्प टोन में, वो कहते हैं कि हाँ, इस साल तुम पास भी हुए और अपनी क्लास में टॉप भी किया है, पर मैं देख सकता हूँ कि इन चीज़ों से तुम्हारे अंदर घमंड बढ़ता जा रहा है. तुम्हें मैं बता दूँ कि बड़े बड़े लोग, जो महान लोग हैं, वो लोग भी अपने प्राइड पे जब उनको घमंड होता है तो बाद में उन्हें पछताना पड़ता है. एक एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत ही ईजी है, ये आसान है, लेकिन डिफ़िकल्ट तो है क्या चीज़, टू डेवलप योर माइंड. समझदार बनना, उस चीज़ को समझना, ये मुश्किल है.
Think of Ravan and how such a great ruler met his doom solely because of his pride. रावण को बारे में याद करो, इतने ग्रेट रूलर, इतने महान राजा थे वो, फिर भी सिर्फ और सिर्फ उनके घमंड के कारण उनको अपना डूम का मतलब होता है अंत, देखना पड़ा. He added, "You have been promoted by 1 grade. However, when you reach my class and have to study algebra, geometry and literature in depth, you will realize how tough it is." तुम तो बस 1 ग्रेड आगे बढ़े हो. जब तुम मेरे क्लास में पहुंचोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि स्टडीज़ कितनी टफ है, जब अलजेब्रा, ज्योग्राफी और लिटरेचर में इतनी गहराई से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. It is not easy to memorize the king's names. There were 8 Henrys, and if you write about Henry VII instead of Henry VIII, you will get 0. These people perhaps did not have enough names to go around. So, after every name, they have to put 1, 2, 3, 4, 5 and so on. तो यहाँ पे बिग ब्रदर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से किंग्स के नेम याद करना भी कितना मुश्किल है. जैसे कि एग्जाम्पल है हेनरी का नाम, बहुत सारे हेनरी, अगर आपको हेनरी 7 पूछा गया और आप हेनरी 8 लिख दिया है तो यू विल गेट 0 मार्क्स. हाँ, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये. और इसी तरह से तो वहाँ पे एक एज अ जोक भी है कि शायद उस वक्त उनके पास ज़्यादा नाम नहीं होते थे, तो एक ही नाम लेकर वो बस 1, 2, 3, 4, 5 और आगे लगा दिया करते थे. आगे देखते हैं और कितने एग्जाम्पल्स हैं. एज फॉर ज्योमेट्री, द लेसर सेड द बेटर. ज्योमेट्री में जितना कम बताया जाए उतना ही अच्छा है. इफ़ यू राइट ACB इंस्टीड ऑफ ABC, द होल कैलकुलेशन गोज रॉन्ग. ज्योमेट्री यानी मैथ्स की बात है यहाँ पे. ACB लिख दिया अगर ABC की जगह पे तो वो भी गलत हो जाता है और सारा का सारा कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा. द परपेंडिकुलर इज ट्वाइस द बेस. बेस का ट्वाइस यानी डबल होता है परपेंडिकुलर. आई आस्क यू, हाउ डज इट मैटर? अब चलो बताओ कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है. इवन इफ इट इज़ 4 times लॉन्ग, व्हाट डू आई केयर? However, you have to pass and so you got to memorize it all. Then there are essays. तो फिर अगला एग्जाम्पल यहाँ पे मैथ्स या ज्योमेट्री का दिया गया है कि परपेंडिकुलर बेस का डबल होता है. अरे भाई डबल क्या, वो 4 times भी हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्या करूँ. लेकिन अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें हर ये चीज़ें याद रखनी होंगी. और इतना काफ़ी नहीं, इसके बाद आते हैं essays. With a hint of anger, he said, "Why should I write 4 pages on a topic when I can say it in a single sentence?" और फिर यहाँ बिग ब्रदर की आवाज़ में थोड़ा सा एंगर नज़र आ रहा था जब वो कहते हैं कि आखिर एक टॉपिक पे मैं 4 pages क्यों लिखूँ जब मैं उसी बात को एक सेंटेंस में बता सकता हूँ. Isn't it a contradiction to write a concise essay of 4 pages? सही बात है. फिर वो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने छोटे भाई से कि क्या तुम्हें ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन यानी कुछ ऐसा जो सही भी हो ना भी हो, जिस पे हम फ़र्क ना कर पाए या उसका कोई सोल्यूशन ना निकाल पाए, तो ऐसा नहीं लगता कि 4 पेज का ऐसे लिखना है. कंसाइज ऐसे, कंसाइज मतलब छोटा, ब्रीफ, एक छोटा सा ऐसे लिखना है और वो भी 4 पेजेस का. ये तो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्शन है कि छोटा भी हो और 4 पेज का भी हो, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है. कमिंग टू द पॉइंट, डोंट थिंक दैट यू आर स्मार्ट जस्ट बिकॉज यू गॉट प्रमोटेड. तो भाई अब घूम फिर के बिग ब्रदर बात पे आते हैं कि इतने सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिया क्यों. वो कहना चाहते हैं कि तुम जो प्रमोट हो गए हो, तुम जो नेक्स्ट क्लास में चले गए हो, तो मत सोचना कि तुम बहुत स्मार्ट हो. यू पे अटेंशन टू व्हाट आई से. जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो. आई मे हैव फेल्ड बट आई एम स्टिल ओल्डर देन यू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड. मैं भले ही फेल हुआ हूँ लेकिन आज भी मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी हूँ. मतलब बिग ब्रदर अपने यंगर ब्रदर से ज़्यादा जानकार हैं. इट्स गो फॉर लंच नाउ.
और फिर ये कहते कहते वो लास्ट में कहते हैं कि चलो लंच का टाइम हो गया, चलते हैं। आई लॉस्ट माई एपेटाइट फॉर लंच। खाने की भूख ही खत्म हो गई थी। गिवन माई ब्रदर्स रिएक्शन आई वॉन्डर्ड वॉट वुड हैव हैपेंड हैड आई फेल्ड। अब इसके बाद ये सोच रहे हैं नरेटर कि अगर मैं फेल हो जाता तो क्या होता, जब पास होने बाद इतना कुछ सुनने को मिल रहा है। मोरओवर हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज़ इन द 9th grade रियली स्केयर्ड मी। और फिर 9th grade में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बातें उनसे सुनकर तो मैं पहले ही डर गया। हाउएवर इवन दिस एडमिशन डिडंट चेंज माई डिस्टेट फॉर बुक्स। इतने के बाद भी ये जो इतनी सारी एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग, इतनी वार्निंग बिग ब्रदर ने दी, लेकिन नरेटर को अब तक जो बुक से जो डिस्टेस्ट मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, उस तरफ अब तक इनकी रुचि आई नहीं, मतलब आज भी उनको पढ़ने का मन नहीं होता है। आई डिड नॉट मिस अ चांस टू प्ले आउटसाइड। अभी भी वो बाहर जाना नहीं छोड़ सकते। आई स्टडी टू बट जस्ट इनफ टू कंप्लीट माई असाइनमेंट एंड नॉट बी डिसग्रेस्ड इन क्लास। अभी भी वो सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं जैसे कि असाइनमेंट या जिसे हम होमवर्क कहते हैं वो कंप्लीट हो जाए और क्लास में बस शर्मिंदा ना होना पड़े। बट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस डिसअपियर्ड एंड आई स्टार्टेड लिविंग इन फियर। लेकिन अब अंदर ही अंदर इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो डिसअपियर हो गया था, यानी वो ख़त्म हो रहा था और इन्हें कुछ डर लग रहा था। क्या डर था? शायद वो एग्ज़ाम का डर था। In the next annual exams, I passed and my brother failed yet again. अब की बार एनुअल एग्ज़ाम हुआ और फिर से नरेटर पास कर गए और लास्ट टाइम की तरह उनके ब्रदर फेल हो गए। I don't think that I had worked very hard and was fairly surprised that I got a first division. तो नरेटर को तो समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने तो कोई मेहनत ही नहीं की थी और बहुत ही सरप्राइज की बात थी कि वो सिर्फ पास ही नहीं हुए, he got first division also. On the contrary, my brother literally buried himself in books, putting in long hours in studies. और दूसरी ओर उनके भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो पानी बुक के अंदर गड़ गए हैं। बरीड मतलब अंदर धंस जाना, गड़ जाना, और घंटों तक वो पढ़ाई करते थे। He had grown pale, वो धीरे धीरे पूरा उनका चेहरा जो है पीला पड़ गया। He failed and this time I felt sorry for him. वो फिर से फेल किए और इस बार नरेटर को इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा था कि उनके भाई फिर से फेल कर गए। When the results were declared, my brother broke down and cried. अब इस बार जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, बिग ब्रदर जोर जोर से रोने लग जाते हैं। I cried with him. और फिर नरेटर को भी साथ में, नरेटर भी अपने भाई के साथ रो देते हैं। I almost forgot about my success. और शायद इस वक्त नरेटर अपनी जो सक्सेस की खुशी थी उसे भी भूल चुके थे कि वो पास हो चुके हैं। Nevertheless, the evil thought crossed my mind that if he failed once more, we would be in the same class and there would be no scope for his lectures. एक बार फिर से नरेटर के दिमाग में वो बुरा ख्याल आ ही गया कि अगर बिग ब्रदर एक बार और फेल हो जाए तो हम दोनों एक ही क्लास में होंगे और फिर उनके प्रवचन देने का या मुझ पर लेक्चर सुनाने का कोई भी ज़रिया बाकी नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक बराबर हो जाएंगे। बट द नेक्स्ट मोमेंट आई वॉज ashamed of my thoughts and chided myself. After all, it was only for my good that he scolds me. लेकिन अगले ही पल इन्हें अपने इस थॉट पे, अपनी इस सोच पे शर्म आने लगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। आखिरकार मेरे भैया मुझे क्यों डांटते हैं? वो जो कुछ भी कहते हैं वो मेरे अच्छे के लिए कहते हैं। Thereafter my brother changed his behavior towards me. और उसके बाद उनके भाई का बिहेवियर पूरी तरह से इनकी ओर बदल गया। Several times an occasion across when I deserved a scolding, but he talked to me in a gentle manner. अब कई बार ऐसा हुआ जब ऐसा लगा कि इसे डांट पड़नी चाहिए, लेकिन बिग ब्रदर ने उसे कुछ भी नहीं कहा
और बहुत ही अच्छे से बात की. Perhaps he had realized that he did not have the right to lecture me anymore. शायद उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब उनके पास इसे डांटने का कोई भी हक नहीं है. My independence grew and I began to take undue advantage of his tolerance. अब इनका इंडिपेंडेंस बढ़ चुका था क्योंकि बिग ब्रदर अब इन्हें कुछ नहीं कह रहे थे, तो ये इसका एडवांटेज लेने लगे. I presumed that I would pass the next time too, whether I studied or not. और मुझे ऐसा लगने लगा कि चाहे मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ मैं तो पास हो ही जाऊँगा. The little amount of time that I had devoted to studies earlier was spent in play. जो थोड़ा बहुत समय भी वो पहले पढ़ाई को दिया करते थे, अब वो भी ख़त्म हो चुका था. वो सिर्फ और सिर्फ खेल रहे थे. कौन? नरेटर. I developed a passion for flying kites and spent all my time in that sport. अब इस समय इनको पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ने लगा और वो सारा समय इसी स्पोर्ट में देने लगे. I tried my best to conceal this practice from my brother. और नरेटर ने काफ़ी कोशिश भी की कि इस बात का पता उनके भाई को ना चले. However, one day I was far away from the hostel and was running after a kite. एक दिन की बात है कि वो अपने हॉस्टल से काफ़ी दूर थे और एक पतंग के पीछे भाग रहे थे. I was trying to save it from a group of boys who chased it with long bamboo poles and suddenly I collided with my brother. तो वो उस काइट को एक ग्रुप ऑफ बॉयज़, कुछ बच्चे उसके पीछे पड़े हुए थे एक बैम्बू स्टिक लेके, जो कि नेक्स्ट पेज में पिक्चर भी है, उसके पीछे भाग रहे थे और नरेटर कोशिश कर रहे थे कि उस काइट को बचा ले. तभी वो अचानक से अपने भाई से टकरा जाते हैं. ही वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट. ब्रदर जो है वो मार्केट से आ रहे थे. He grabbed me angrily and shouted, "Aren't you ashamed to be running with the street boys after a one paisa kite?" अब भाई ने नरेटर को पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाकर उससे कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इन आवारा लड़कों के साथ एक पैसे के काइट के पीछे दौड़ रहे हो. You are an 8th grade boy and should have some sense. तुम 8th क्लास के बच्चे हो और तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सेंस होना चाहिए, दिमाग तो हो. You must have assumed that just because I am 1 grade ahead of you now, I have no right to say anything. शायद तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि मैं तुमसे बस 1 क्लास सीनियर हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकता. Please remember, I am still 5 years older than you and always will be. ये हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा. Even if you get an MA or a PhD, you are still my younger brother. तुम चाहे MA कर लो या तुम PhD कर लो, उसके बाद भी तुम हमेशा मेरे छोटे भाई ही रहोगे. Understanding does not come from books. Think of our mother. She never went to school and father probably never went beyond the 5th grade. अब बिग ब्रदर इसे समझा रहे हैं कि तुम समझने की कोशिश करो, उसे बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता. सोचो, हमारी मदर के बारे में सोचो जो कभी स्कूल गई ही नहीं. हमारे फादर के बारे में सोचो जो शायद क्लास 5 के आगे पढ़ ही नहीं पाए. However, they still have the right to correct us. फिर भी उनको पूरा हक है कि वो हमें सही कहें. Not just because they are our parents, but also because they have lived longer and have more experience than us. इसलिए नहीं कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हमसे ज़्यादा जीवन जिया है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव लिया है और वो हमसे ज़्यादा जानते हैं. They may be ignorant about what is happening in the USA, but there are many practical things that they know about. हाँ, USA में अब क्या हो रहा है इसके बारे में शायद वो इग्नोरेंट हो, उनको पता ना हो, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उनके बारे में, उस प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में उनको हमसे कहीं ज़्यादा नॉलेज है. Tomorrow, if I fall sick, the best that you could do is send home a telegram. But father wouldn't do that. कल अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तुम
घर पर एक टेलीग्राम भेजकर बता सकते हो कि मैं बीमार हूँ, लेकिन हमारे फादर ये नहीं कर सकते। इस एग्ज़ाम्पल को देकर एल्डर ब्रदर या बिग ब्रदर अपने छोटे भाई को एजुकेशन की अहमियत बता रहे हैं कि तुम पढ़े लिखे हो इसलिए तुम एक टेलीग्राम लिखकर घर पे बता सकते हो, लेकिन हमारे फादर वो नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। He would try for a remedy or else go to a doctor. वो कुछ कोशिश करेंगे हमें ठीक करने की या वो डॉक्टर के पास जाएंगे। We find it difficult to make our allowance last through the month. ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि महीने के लास्ट तक हम अपने अलाउंस यानी जो पॉकेट मनी है उसे बचा कर रख सकें या चला सकें पूरे महीने तक। However, Father has brought up a family on half of what the two of us spend today. लेकिन हमारे फादर ने अपनी पूरी फैमिली को संभाल के रखा और उनको चलाया उतने कितने पैसों में, जितना हमारी पॉकेट मनी है, जितना हम खर्च करते हैं आज हम दोनों मिलकर, उसकी हाफ में या उससे कम में ही उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को संभाल के रखा है। सो ब्रदर, डोंट बी प्राउड ऑफ हैविंग caught up with me and being independent. तो बिग ब्रदर उसे समझा रहे हैं कि देखो जो भी हो इस बात पे ज़्यादा तुम घमंड मत करना कि तुम मेरे बराबर आ चुके हो क्लास में। I will see that you do not go off the track. मैं हमेशा ये देखूँगा कि तुम गलत रास्ते पे ना चलो। I know you do not like my lectures but I am doing my duty. मुझे पता है कि तुम मेरे लेक्चर्स पसंद नहीं करते, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे करूँगा। This new approach of my brother completely stunned me. अब ये जो रूप बिग ब्रदर का दिखाई दिया नरेटर, ये देखते ही एकदम स्टन्ड रह गए, चौंक गए। I was mortified at my behavior. अब इन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था, अंदर ही अंदर उनको बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। I realized my own insignificance and felt a new respect for my brother. ऐसा लगा जैसे नरेटर का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, महत्व ही नहीं है, और अपने बिग ब्रदर या बड़े भाई के लिए उनके अंदर एक रिस्पेक्ट जागा। With tears in my eyes, I said, I realize my folly. What you have said is very true. You have every right to say it. और अब नैरेटर की आंखों में आंसू थे और वो अपने भाई से कहते हैं कि मैं अपनी फॉली या अपनी गलती को समझ चुका हूँ, मान चुका हूँ। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है और आपको पूरा हक है कि आप मुझे जो चाहे वो कहें। My brother embraced me and said, I don't forbid you to fly kites. I like doing it myself. However, if I do that, who will look after you? और फिर भाई कहते हैं, उसे पहले गले लगा लेते हैं नरेटर को और कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से नहीं रोकना चाहता, मुझे खुद ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं भी पतंग उड़ाता रहूं तो फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? Suddenly a kite that had been cut loose hovered over us, its string dangling down. और उसी वक्त एक काइट जो कहीं से कट कर आई थी वो उनके ऊपर मंडराने लगती है और उसका जो स्ट्रिंग, जो धागा था, वो उनके बीच से लटक रहा था। A group of boys were chasing it. कुछ बच्चे उसका पीछा कर रहे थे उस काइट का। My brother jumped up and caught hold of the string. भैया जल्दी से ऊपर उछलकर उस धागे को पकड़ लेते हैं and ran toward the hostel, और हॉस्टल की ओर भागने लग जाते हैं। He had a smile on his face. अब उनके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। Without a minute's delay, I followed him, trying to get hold of the kite in his hand. अब पीछे पीछे नरेटर भी उनके पीछे भागते हैं और वो उस काइट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की, जिसमें दो भाइयों के बीच का प्यार दिखाया गया है कि कैसे एक बड़े भाई का कर्तव्य क्या होता है। चाहे बड़ा भाई जो करता हो, वो पढ़ने में कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका सोसाइटी में रिस्पेक्ट है नहीं है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बिकॉज़ वो बड़े हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने छोटों को सुधारें,
उनकी गलतियाँ उनके सामने रखें और उसको करेक्ट करें। और यही बिग ब्रदर करते आए हैं और आज भी हर घर में बिग ब्रदर यही करते हैं। और हम जो यंगर हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको फॉलो करें। वो हमें जो कहते हैं वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही होता है। ऑलराइट, सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर।